Good evening, everyone. Welcome to Biology Solutions with Surya Prakash. Today is a great day. Let us continue the series of Animal Kingdom. The class Aves हमने लास्ट टाइम पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने बहुत सारे करेक्टर्स, 2-3 करेक्टर्स जो हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में कहे थे. जैसे कि आप जानते हैं कि क्लास एव्स, हम इनको क्या कहते हैं, दे आर नोन एज फेदर्ड बाइपेट्स. फेदर्ड बाइपेट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके जो 4 लिम्स हैं, दे आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स एंड दे कैन फ्लाई. However, there are certain flightless birds also, लेकिन उनकी बात हम आगे जाकर करेंगे. अब दूसरी बात ये आती है कि हमने ये भी कहा था कि वो हर जगह पाए जाते हैं. अगर उसका हैबिटेट की बात की जाए तो वो हर जगह है. कहीं पे भी आप देख लो आपको बर्ड्स मिलेंगे. डेजर्ट्स हो गए, स्नोई माउंटेन्स हो गई, इवन मैरीन एनवायरनमेंट में आपको कुछ बर्ड्स मिलेंगे. सो हर जगह एक्वेटिक एनवायरनमेंट में मिलेंगे, हर जगह आपको बर्ड्स मिलेंगे. दूसरी चीज हमने पॉइंट किया था बॉडी फॉर्म, जिसमें हमने ये कहा था कि उनकी बॉडी जो है, दैट द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल. हमने कहा था हेड छोटा होता है, नेक उसकी वेरिएबल लेंथ की हो सकती है, टेल होती है, देन देयर इज ट्रंक पोर्शन, जहां पर आपको ट्रंक पोर्शन में, एंटीरियर ट्रंक पोर्शन में आपको विंग्स मिलेंगे, पोस्टीरियर ट्रंक पोर्शन में आपको हाइंड लिम्स मिलेंगे. हमने लिम्स की भी बात की थी, है ना. और हमने ये भी कहा था कि उनके जो 4 लिम्स है, दे आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, है ना, फोड़ने में मदद करते हैं. और दूसरी चीज हमने ये कही थी कि उनके जो एक और चीज में याद आ रहा है कि जो लास्ट टाइम हमने कहा था कि उनके जो हाइंड लिम्स हैं, उनके ऊपर जो नीचे वाला पार्ट है, जो फुट पार्ट है ना, हमने उनकी भी डिस्ट्रीब्यूशन की थी. there is the shank part, there is the thigh part, there is the foot part. हमने ये सारा बिल्कुल डायग्रामेटिक, अगर जिसने नहीं देखा है वो पार्ट 1 देख सकता है. और हमने कहा था कि फुट के ऊपर स्केल्स हैं, और इसीलिए हम कहते हैं दीज आर ऑल्सो नोन एज ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स बाय हग्सले. हग्सले ने इनको ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स भी कहा था. सो क्योंकि इनके इनके अगर देखा जाए ना, तो इनके फुट के ऊपर आपको स्केल्स दिखाई देते हैं. वहां फेदर्स नहीं होते, वहां फेदर्स नहीं होते, क्योंकि वो जो थिन एरिया होता है हमने ड्रॉ भी किया था. और उसके साथ साथ हमने ये भी कहा था कि उसके फुट के ऊपर देयर आर सर्टन वी कैन से क्लॉड डिजिट्स. डिजिट्स हैं, उनके साथ क्लॉज हैं, और 3 फॉरवर्ड डायरेक्टेड है एंड 1 इज द बैकवर्ड डायरेक्टेड, विच इज नोन एज थंब, जिसे हम कहते हैं हॉलेक्स कहा जाता है. तो ये सारी चीजें हमने लास्ट पार्ट में की थी, डिटेल में की थी. और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्लास एव्स में, जो सेकंड पार्ट है. चलिए हेडिंग डाल लेते हैं क्लास एव्स, जो हम कर रहे थे. और यहां पर लेट अस टेक द वेरी नेक्स्ट कैरेक्टर, दैट इज एक्सोस्केलेटन. अब देखिए एक्सोस्केलेटन की तो हमने बहुत सारे कैरेक्टर्स कहे. हमने कहा देखिए इसके पास एक्सोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स कौन से हैं. फेदर्स है, ये चीज याद रखिएगा, फेदर्स एंड स्केल्स. ये यहां मेन चीज आपने याद रखनी है, जो एनसीईआरटी में भी दी गई है. फेदर्स एंड स्केल्स इसके एक्सोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स है. सो ज्यादा हमने कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये एक्सोस्केलेटल हम जानते हैं, द स्केलेटल सिस्टम विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, तो यहां आपको दिखाई दे रहे हैं. दूसरी चीज यहां देखेंगे एंडोस्केलेटन. अब बात करते हैं एंडोस्केलेटन, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से बहुत सारे नीट के क्वेश्चंस आते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं. बहुत सारे एकेडमिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पार्ट में से. अब वो क्या है जरा देखते हैं ध्यान में. अब एंडोस्केलेटन जहां तक बात की जाए, इट इज प्योरली ऑसिफाइड. ऑसिफाइड का मतलब क्या है? क्योंकि हमने पहले भी कहा था ऑयसिन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द बोन्स, सो इट इज बोनी. देखिए ये बोनी है. अब दूसरी चीज यहां आती है कि बोन्स, जितनी भी बोन्स है, अब बर्ड्स को उड़ना है तो जितनी भी बोन्स है, सो द ऑल द बोन्स, very very important, are pneumatic. Pneumatic means that is hollow inside, having इनके पास भी एयर कैविटीज होती है, इनके अंदर भी खाली स्पेसेस होती हैं, अंदर से खाली है. और उसकी वजह से क्या है कि अंदर जो ये बोन्स जो है, दे आर लाइट, वो लाइट होती है. और लाइट की वजह से क्या है कि अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि वहां पर अगर आप देखें ध्यान से, तो वो आसानी से उड़ सकते हैं.
तो बहुत ही क्लियर बात है। इसके अलावा अब देखो, और जो यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है कि यहां पर एपिफाइसिस इज एब्सेंट। देखिए एपिफाइसिस क्या होता है, अगर आप बोन्स के बारे में जानते हैं तो जितनी भी लंबी बोन्स होती है ना, उनमें ये एक एरिया होता है। मैं इसको इस तरह से बनाता हूं। ये जो एरिया आपको यहां दिखता है, स्पॉन्जी पार्ट होता है। दिस स्पॉन्जी पार्ट ऑफ द बोन इज एपिफाइसिस, है ना। और ये कंपैक्ट पार्ट होता है जिसे हम शेफ्ट कहते हैं। तो ये जो हिस्सा है ना, इनकी लॉन्ग बोन्स में एपिफाइसिस इज नॉट प्रेजेंट। मैरो, बोन मैरो नॉट प्रेजेंट। अंदर से खाली बोन्स है, लाइट वेट है, इसीलिए प्रेशर क्रिएट होता है, बड़ी आसानी से एंटी ग्रेविटी ये उड़ जाते हैं। तो ये सिंपल सा आपने एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। इसके अलावा देखिए दूसरी चीज यहां जो मैं कहना चाहूंगा कि स्कल जो है इनकी, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्कल इज मोनोकॉन्डलिक। देखिए मोनोकॉन्डलिक है, यानी इनके पास क्या है आप जानते हैं, दैट इज सिंगल ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। तो ये पहले भी हम बहुत बार कर चुके हैं। तो देखिए किसी में डाइकॉन्डलिक है, किसी में, तो ये ध्यान रखिए। अब इसके बाद फिर हम बात करते हैं कि इनकी जो दो चीजें यहां बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं पहली चीज जो मैं कहूंगा कि इनकी बोन्स जो होती है ना, अगर बर्ड्स की बोन्स देखें तो इनकी बोन्स क्या है, मोस्टली फ्यूज्ड होंगी। दे आर फ्यूज्ड। और कौन कौन सी फ्यूज्ड है अगर देखा जाए तो यहां क्या है, एक फ्यूज्ड बोन जो मैं यहां लिखना चाहूंगा, दैट इज नोन एज सिंसेक्रम। सिंसेक्रम, इट्स अ फ्यूज्ड बोन। और कौन सी बोन्स, कौन से वर्टिब्री यहां फ्यूज्ड है, लेट अस राइट डाउन हियर, थोरैकिक, जितने भी थोरैकिक वर्टिब्रा, सैक्रल है, ठीक है। उसके बाद लंबर है, और सॉरी यहां लंबर लिखना चाहिए था, लंबर है, देन सैक्रल है, एंड एंटीरियर कॉर्डल। एंटीरियर कॉर्डल वर्टिब्री, ये सारी की सारी वर्टिब्री जो है, याद रखिए, फ्यूज्ड टू फॉर्म ए सिंगल बोन, ए सिंगल बोन, एंड दैट इज सिंसेक्रम। तो देखिए कितना लाइट वेट हो गया। सारी बोन अगर एक ही, क्योंकि नेचुरली जब बहुत सारी बोन्स अलग अलग होंगी तो बॉडी का वेट बढ़ जाएगा, फैलाव बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने कहा है स्पिंडल शेप्ड बॉडी है। तो स्पिंडल शेप का एक ये भी कारण है कि यहां क्या है कि इनकी जो बोन्स है वो फ्यूज्ड होती हैं। समझने की बात है अगर बर्ड्स को ले तो। उसके बाद इनके पास क्या है, देयर इज अनदर फ्यूज्ड बोन, और वो फ्यूज्ड बोन क्या है, पाइगोस्टाइल। पाइगोस्टाइल। और ये पाइगोस्टाइल किससे बनी है, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्यूज्ड टेल वर्टिब्री, टेल वर्टिब्री टू फॉर्म ए सिंगल बोन, दैट इज पाइगोस्टाइल। इंपॉर्टेंट है, ये मैं याद रखिएगा। दे आर इंपॉर्टेंट फॉर एकेडमिक्स, इंपॉर्टेंट फॉर एकेडमिक्स एज वेल एज, मैं यहां लिख देता हूं, नीट के लिए। दोनों पॉइंट्स के लिए, दोनों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप हल्के में नहीं ले सकते बर्ड्स को। उसके बाद एक और चीज लेते हैं जो जो आ सकता है क्वेश्चन, देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, दैट इज नोन एज विश बोन और फर्क्यूला। देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि ये बोन किन में प्रेजेंट होती है, इन विच ऑफ द वर्टिब्रेट्स द फर्क्यूला बोन इज प्रेजेंट। तो आप कह सकते हैं बर्ड्स। और ये फर्क्यूला बोन है क्या, अब देखो फर्क्यूला बोन क्या है,
कि मान लेते हैं इट इज फॉर्म्ड, मैं पहले लिख देता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि नोट्स की फॉर्म में या आपको पॉइंट्स की फॉर्म में आप उसको उतार भी सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप देखें तो द टू क्लेविकल्स, देखिए हमारी कॉलर बोन होती है, ये यहाँ पे कॉलर बोन होती है। तो ये जो कॉलर बोन है, टू क्लेविकल्स एंड इंटरक्लेविकल, इनके बीच में फ्यूज्ड टू फॉर्म ए सिंगल वी शेप्ड बोन। देखिए वी शेप्ड बोन बना रही है, और वो वी शेप्ड बोन क्या होती है? दैट वी शेप्ड बोन इज नोन एज फर्क्यूला। और किस तरह से बनती है? let us have a minute structure। मैं छोटा सा एक स्ट्रक्चर बना देता हूं। ये यहां पर मान लीजिए कि ये एक इंटरक्लेविकल आ जाती है, ठीक है, और इंटरक्लेविकल के नीचे यहां पर, यहां से निकलती है, ये देखिए क्लेविकल आ गई, ये क्लेविकल है, और ये यहां से दो क्लेविकल आ गई। तो देखो ये है, दो क्लेविकल है, और इसके साथ साथ यहां पर आपको क्या मिल रही है? दिस, ये दोनों क्लेविकल्स जो है ज्वाइन किससे है? इंटरक्लेविकल से, इंटरक्लेविकल से। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं विशबोन। इसी को क्या कहा जाता है? इट इज नोन एज विशबोन। अब उसके बाद देखो, ये तो बात आ गई हमारी किसकी? पूरे एंडोस्केलेटन की। और यहां पर जो आपको एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना है, वो है, कुछ पॉइंट्स में दोबारा से रिपीट कर दूं, न्यूमेटिक। एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली ये एक इंपॉर्टेंट नीट क्वेश्चन है कि बोन्स ऑफ द बर्ड्स आर न्यूमेटिक। उसके बाद एपिफाइसिस, एब्सेंट होता है, बोन मैरो यहां नहीं होता, खाली होती है इस तरह से, जैसे ये आपको दिख रहा है, तो अंदर से खाली कैविटी होगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो दे आर मोनोकॉर्डेलिक है, अगर एब्स की बात करें तो मोनोकॉर्डेलिक है। इसके अलावा सिनसेक्रम, दो बोन्स सिंगल, इनकी पूरी बॉडी में ये दो सिंगल बोन्स बनी हुई हैं, फ्यूज्ड है आपस में, बहुत सारी बोन्स आपस में मिलकर। thoracic, lumbar, sacral, anterior caudal vertebrae to fuse a single bone that is known as synsacrum, and there is pygostyle, fused tail vertebrae। तो ये हमें याद रखना है। अनदर एक क्वेश्चन बन सकता है जो मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए, that is wishbone और फर्क्यूला। तो चलिए, ये तो बात आ गई हमारी किसकी? एंडोस्केलेटन की और एक्सोस्केलेटन की। अब हम आगे चलते हैं। देन नेक्स्ट इज, चलिए अब सिस्टम पर आ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ले लेते हैं। अब देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर यहां देखा जाए तो इसके सबसे पहले जो मैंने शुरू में ही कहा था कि इनकी जो माउथ है ना, दैट कंसिस्ट ऑफ मॉडिफाइड जॉज। और वो मॉडिफाइड जॉज क्या है? जिसे हम कहते हैं बीक, उसे हम बीक कहते हैं। और बीक क्या है? बेसिकली मॉडिफाइड जॉ है, ठीक है, अपर एंड लोअर बीक होती है। और याद रखिएगा कि अगर कई बार ऐसा हो सकता है कि भाई कौन सी अपर बीक मूव करती है या लोअर बीक मूव करती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ऑलवेज लोअर बीक मूव करती है, अपर मूव नहीं करती है। और ये जो बीक है, इट इज कवर्ड ओवर बाय ए, मैंने पहले भी पार्ट 1 में कहा था, इट इज कवर्ड बाय एन ए हॉर्नी शीथ। और वो हॉर्नी शीथ क्या है? याद है? इट इज रैम्पोथिका। तो ये हॉर्नी शीथ जो है रैम्पोथिका है, जो इसको टफनेस दे देती है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, हम जानते हैं कि बीक, माउथ जो है, टंग है यहां पर प्रेजेंट। इसके अलावा दे आर टूथलेस, इनके पास दांत नहीं होते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर दांत नहीं होते हैं, तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं, अगर दांत नहीं होते हैं तो ये तो नेचुरली खाना फिर कैसे? खाना तो खाता है,
तो खाना ये सीधा क्या कर देते हैं, दे स्वेलो द फूड। और इनकी अगर आप इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो एलिमेंट्री कैनाल में, एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ सम एक्स्ट्रा पार्ट्स, मैं उन्हीं को लिखूंगा, दैट इज क्रॉप एंड गिजर्ड, बिल्कुल कॉकरोच की तरह ही क्रॉप एंड गिजर्ड होते हैं। और अगर क्रॉप की बात की जाए ना, तो देखो क्रॉप की बात की जाए तो ये मान लेते हैं, ये इसका ओएसोफेगस है बर्ड का, ये ओएसोफेगस मान लेते हैं, ये ओएसोफेगस जा रहा है नीचे, और मैं इसको थोड़ी हल्की सी बीक भी बना देता हूँ ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम ये लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा एक आइडिया हो जाता है कि हम बर्ड ही बना रहे हैं। तो ये इसका ओएसोफेगस है जो नीचे जा रहा है, और ओएसोफेगस क्या होता है, नीचे जाते हैं, जैसे ही नीचे जाता है तो ये क्या है, ये डिस्टेंसिबल बन जाता है, बाइलोब्ड पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए इस तरह से, ये इस तरह से बाइलोब्ड हो गया। ये जो हिस्सा होता है ना, दिस पार्ट इज क्रॉप, ये क्रॉप। और क्रॉप के नीचे ही, चलिए इसको दूसरे से बना देते हैं, क्रॉप के नीचे से यहां से एक पार्ट निकलता है, डेट इज कंप्रेस्ड, ये कंप्रेस्ड होता है। तो देखिए ये कंप्रेस्ड पार्ट जो है, ये जो कंप्रेस्ड पार्ट आपको यहां नीचे दिखाई दे रहा है, बाकी फिर नीचे स्टार्ट हो जाता है, दिस कंप्रेस्ड पार्ट इज नोन एज प्रोवेंट्रिकुलस, प्रोवेंट्रिकुलस, और एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट इसका आता है गिजर्ड। अब देखो मैं, और ये एक और चीज बता दूं कि ये जो प्रोवेंट्रिकुलस और गिजर्ड है ना, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, दे बोथ फॉर्म स्टमक, दिस इज द स्टमक। तो याद रखिएगा, इसीलिए मैंने इसको सेपरेट बना दिया है। तो देखिए ओएसोफेगस का बिल्कुल एंड वाला पार्ट जो है, दैट इज स्वोलन, बाइलोब्ड, डिस्टेंसिबल पार्ट है, और ये डिस्टेंसिबल पार्ट क्या है, क्रॉप। और इसी के नीचे आप देखेंगे कि देर इज स्टमक, और स्टमक के क्या है, दो हिस्से हैं। एंटीरियर जो पार्ट है प्रोवेंट्रिकुलस है, विच इज ग्लैंडुलर, और नीचे जो पार्ट आया था गिजर्ड, वो मस्कुलर है। अब हम बात को समझ लेते हैं। हमने ये चीजें बोल दी, हालांकि ये चीजें इतनी, क्रॉप एंड गिजर्ड आपको याद ज्यादा रखना है, थोड़ा सा आ ही जाती है वो बात। अब देखो क्रॉप जो है, क्रॉप बेसिकली देखा जाए तो इसका काम क्या है, देखो इसका काम है स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज करना, किसकी, फूड की स्टोरेज करना। इसका एक और काम भी होता है कि ये इट मॉइस्चर्स द फूड, मॉइस्चर्स एंड सॉफ्टन्स द फूड। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। और तीसरी चीज, अगर पिजन की बात की जाए तो पिजन में देखिए एक स्पेशलाइज्ड, मैं इससे लिख लेते हैं, इन पिजन। देखिए पिजन में क्या है कि पिजन में यू विल फाइंड क्रॉप की जो एपिथेलियम होती है ना, दैट डिजेनरेट्स, और ये क्या करती है, इट सिक्रीट्स, अगर कहा जाए सिक्रीट्स पिजन्स मिल्क, हम उसे कहते हैं पिजन्स मिल्क और बर्ड्स मिल्क। देखो ये मैं बताना चाहता हूं कि इंपॉर्टेंट चीज है, पिजन्स मिल्क और बर्ड्स मिल्क, और कैसे होता है, बाय रीजर्जिटेशन, रीजर्जिटेशन फॉर नरिशमेंट टू बेबीज, बेबी पिजन, हम ऐसा कह सकते हैं। ड्यूरिंग, मैं पूरा ही लिख देता हूं, पेरेंटल केयर।
अब देखिए एक चीज समझने वाली है, इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए पेरेंटल केयर जो है ना, पेरेंटल केयर की बात की जाए तो पिजन्स के जो बच्चे होते हैं दे आर निडिकोलस। पेरेंटल केयर भी दो तरह की होती है, निडिकोलस एंड निडिफ्यूजस। तो निडिकोलस टाइप के होते हैं, यानी उनके बच्चे जो हैं वो ज़्यादा देर तक नेस्ट में रहते हैं, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। और यहाँ क्या है कि पिजन जो है उनको जब फीडिंग देता है तो वो क्या करता है, अपने क्रॉप में जो बेसिकली क्रॉप में से वो सक्रीट रीजर्जिटेशन ऑफ फूड करते हैं और वो एक सक्रीशन निकलती है। और वो सक्रीशन क्या है, वो सक्रीशन भी बेसिकली क्या है कि हम ऐसा कह सकते हैं कि एक बड़ी थिक सी सक्रीशन निकलती है, मिल्की सक्रीशन निकलती है। मिल्क नहीं होता लेकिन मिल्की सक्रीशन होती है। और वो मिल्की सक्रीशन जो जब वो रीजर्जिटेशन, उल्टी हम ऐसा कह सकते हैं कि उल्टी करते हैं, तो उल्टी करते वक्त वो निकलता है, तो वो जो चीज सिक्रीशन होती है वो किसको देते हैं, अपने बच्चों को देते हैं। पेरेंटल केयर है, खाना, नरिशमेंट। तो पेरेंटल केयर पिजन्स में ये ऐसे देखा जाता है, एंड दैट रीजर्जिटेटेड सिक्रीशन इज नोन एज पिजन्स मिल्क। तो वो इस तरह से फीडिंग देते हैं। सो ये जो है बेसिकली यहाँ ये भी क्रॉप ही प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली क्रॉप की जो एपिथेलियम है दैट डीजनरेट्स और वहां से वो फिर निकलता है। सो ये भी क्रॉप का ही एक फंक्शन है इन केस ऑफ पिजन्स। सो बाकियों में अगर देखा जाए तो स्टोरेज ऑफ फूड करता है एंड मॉइस्चर्स एंड सॉफ्टन्स द फूड। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब उसके बाद चलते हैं हम गिजर्ड के ऊपर। अगर हम गिजर्ड की बात करें तो देखिए गिजर्ड में आपको यहां दिख रहे हैं एंटीरियर पार्ट। मैं इसको इस तरह से ले लेता हूं थोड़ा सा, ये एंटीरियर पार्ट आ गया, तो ये पोस्टीरियर पार्ट आ गया। एंटीरियर पार्ट जो है प्रोवेंट्रिकुलस, ये कैसा होता है, इट इज ग्लैंडुलर। ये ग्लैंडुलर पार्ट है। ग्लैंडुलर पार्ट क्यों है, अब सिंपल सी बात है, देखो ग्लैंडुलर पार्ट इसलिए है क्योंकि ये क्या सक्रीट करता है, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस फॉर डाइजेशन। तो याद रखिए कौन कर रहा है, दिस वन प्रोवेंट्रिकुलस। और दूसरा नीचे गिजर्ड जो है, गिजर्ड क्या करता है, गिजर्ड कैरी, some birds basically carry stones or hard particles in their stomach। और वो क्यों करते हैं, देखिए सिंपल सी बात है, for grinding hard food particles, grinding hard food particles। देखिए कोई भी हार्ड पार्टिकल्स होंगे, ठीक तो है नहीं, तो उसको कैसे ग्राइंड करना है, सॉफ्टनिंग तो होगी क्रॉप में, लेकिन उसके बाद आगे ग्राइंडिंग जो उसकी होगी, वो ग्राइंडिंग का वो स्टोन्स जो है, बर्ड्स जो है छोटे छोटे, आपने देखा होगा जब चुगते वक्त वो अपने छोटे छोटे पत्थर भी अपने पेट में डाल लेते हैं, एंड दे मूव, दे ग्राइंड, दे हेल्प इन ग्राइंडिंग ऑफ द फूड। तो ये ध्यान रखिएगा, गिजर्ड काम क्या कर रहा है, ग्राइंडिंग का। प्रोवेंट्रिकुलस काम क्या कर रहा है, डाइजेशन में, ये गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है। क्रॉप क्या कर रहा है, वो सॉफ्टनिंग एंड मॉइस्टनिंग ऑफ द फूड करता है। तो देखिए यहां पर आपको इसके डाइजेस्टिव सिस्टम का एक थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एलिमेंट्री कैनाल है दैट लीड्स इनटू क्लोका, क्लोका इज प्रेजेंट। एनस यहां प्रेजेंट नहीं है, यहां क्या आपको मिलेगी, यहां आपको क्लोका प्रेजेंट होगी। तो ये आपने ध्यान रखना है। हाँ एक चीज हो जो मैं मिस कर गया पहले वाले पार्ट में, अगर एंडोस्केलेटन की बात करें तो वहां पर हमने सिन सैक्रम कहा, चलिए हम एक बार उसको थोड़ा सा वहां से मिसिंग हो गया। देखिए जब हम एंडोस्केलेटन में एक और चीज आप याद रखेंगे, कई बार ऐसे हो जाता है, एक और चीज आप याद रखेंगे, स्टर्नम। देखिए स्टर्नम क्या होती है, स्टर्नम क्या होती है अगर देखा जाए तो, स्टर्नम होती है ये सेंटर वाली बोन जो हार्ड होती है। लेकिन अगर बर्ड्स में देखा जाए तो बर्ड्स में क्या है, इज
this sternum is modified into keel. स्टर्नम जो है एक तरह से मॉडिफाई हो जाती है, उसकी एक्सटेंशन बढ़ जाती है, वो एक्सटेंड करती है, एनलार्ज हो जाती है। और वो क्यों एनलार्ज हो जाती है? एनलार्ज टू फॉर्म ए कील। और ये कील क्या करती है? हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ फ्लाइट मसल्स। फ्लाइट मसल्स तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टर्नम जो है वो फ्लाइट मसल्स के अटैचमेंट में हेल्प करती है। और वो किस में एक्सटेंड कर जाती है? दैट पार्ट इज नोन एज कील। बिल्कुल स्टर्नम के नीचे इस तरह से एक्सटेंड हो जाती है, इस तरह से फरो बन जाती है, और यहां पर क्या है, दोनों साइड से जो फ्लाइट मसल्स हैं वो अटैच हो जाते हैं। तो ये भी एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था जो मैं मिस कर गया। सो लेट अस, जो कील है दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट पार्ट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आगे, अब देखिए आगे, लेट अस टेक द नेक्स्ट पॉइंट। और वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम ले लेते हैं। चल, मिस पार्ट भी हो गया, जो भूले थे, जो बीच में मिस हो गया था एंडोस्केलेटन का पार्ट, वो भी हो गया। और डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। अब अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो इनके पास क्या है? लंग्स, पल्मनरी। देखिए पल्मनरी रेस्पिरेशन है, पल्मनरी रेस्पिरेशन है, यानी लंग्स है यहां पर। अब पल्मनरी रेस्पिरेशन अगर यहां है तो लंग्स के पास क्या है? लंग्स पोजेस एयर सैक्स। हम कहेंगे एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स है इसके पास। एक्सेसरी स्ट्रक्चर का मतलब है कि हम मान लेते हैं कि ये लंग्स है, इस तरह से हम इस तरह से ले लेते हैं, और यहां पर आपको क्या दिख रहे हैं? कुछ एक्सेसरी इस तरह से सैक्स जैसे नजर आ रहे हैं। ये देखो, ये जो सैक्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? ये मान लेते हैं मैं एक ऐसे, ये हल्का सा ऐसे, ये लंग्स जैसा स्ट्रक्चर है। तो यहां पर क्या है कि देखा जाए तो ये क्या है? एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स हैं, एंड दीज एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स आर नोन एज एयर सैक्स। अब इनके लंग्स जो होते हैं, लंग्स देखिए सॉलिड है, स्पॉन्जी है और इनइलास्टिक है। क्लियर? और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कि याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है नीट का, और वो क्या है कि द गैसियस एक्सचेंज, जो गैसियस एक्सचेंज है, that gaseous exchange occurs in lungs, वो एयर सैक्स में नहीं होती है। एयर सैक्स में सिर्फ उसकी स्टोरेज होती है, हवा जाती है। सो देयर इज स्टोरेज ऑफ एयर, स्टोरेज ऑफ एयर इन एयर सैक्स, लेकिन उसका एक्सचेंज कहां होता है? एक्सचेंज इन लंग्स होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब देखिए, अब यहां पर क्या है? एक और चीज यहां पर देखिए, इंस्पिरेशन यानी इनटेक एंड एक्सपायरेशन, रिमूवल ऑफ द फाउल एयर होता है, लेकिन यहां पर एक्सपायरेशन, याद रखिएगा, एक्सपायरेशन इज मोर एक्टिव। अब मैं इसका प्रोसेस नहीं बताऊंगा, मोर एक्टिव देन इंस्पिरेशन। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिखने जा रहा हूं।
अब मैकेनिज्म हमने नहीं पढ़ना है ना। और याद रखिएगा देयर इज ऑल्सो वन वे फ्लो। अब हमारे लंग्स में क्या होता है, ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमंस में क्या होता है कि लंग्स के अंदर जो एयर है देखा जाए तो हमारी बिल्कुल खाली हो जाती है जब तक पूरी एयर अंदर जाएगी, ठीक है, और उसके बाद जब एक्सचेंज होगा और पूरी एयर बाहर आ जाएगी, ठीक है, अंदर एम्प्टी हो जाएगा। हमने ये पढ़ा हुआ है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हम ह्यूमंस में ऐसा ही होता है कि लंग्स बिल्कुल खाली हो जाते हैं। इंस्पिरेशन, एयर अंदर गई, ठीक है, एक्सपैंड हुए, फिर उसके बाद पूरी एयर बाहर आएगी, खाली हो जाएंगे। लेकिन यहां क्या है, यहां पर कभी भी याद रखिएगा लंग्स एम्प्टी नहीं रहेंगे, वो कभी भी नहीं रहेंगे। जाती जाएगी हवा, चलती जाएगी, इसमें वो नहीं है, ऐसा नहीं होगा जैसे ह्यूमंस में होता है। तो यहां ये याद रखिएगा कि वहां एक वन वे फ्लो है, देयर इज वन वे फ्लो। यहां से मान लीजिए, समझने की कोशिश कीजिएगा, हालांकि ये मैकेनिज्म है तो कोई जरूरी नहीं है कि मैं आपको मैकेनिज्म ही बताऊं, तो इतना याद रखिए कि सिंपल सी बात है, देयर इज वन वे फ्लो, वन वे फ्लो है। ये नहीं है कि एक साइड से आएगी दूसरे के, फिर वहीं से फिर जब तक वो खाली नहीं होगा तब तक नहीं, बस आती जाएगी चलती जाएगी, आती जाएगी चलती जाएगी हवा। एयर आई, एक्सचेंज हुआ, निकल गई, फिर आई, चली, चलती गई। और ये एयर सैक्स जो है ये बहुत बड़ा काम करते हैं कि लंग्स खाली नहीं रहते, ये एयर सैक्स का काम है। क्योंकि जो सबसे पहले हवा आती है ना, जो सबसे पहले ऑक्सीजन आएगी, वो सबसे पहले इन एयर सैक्स में ही आएगी, यहां पे एयर सैक्स में आएगी और यहीं से फिर आगे मूव करेगी। और इसी वजह से क्या होता है कि इसका मैकेनिज्म ऐसा है कि ये कभी खाली नहीं होते लंग्स। तो ये बड़ा एक मैकेनिज्म है जो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इतना ही याद रखें जितना हमें जरूरी है। अब उसके बाद कि अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है, 4 चैम्बर्ड, यानी इसके पास 2 ऑरिकल्स हैं और 2 वेंट्रिकल्स हैं, तो 4 चैम्बर्ड हार्ट है। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट के साथ साथ ये पहली बार हमने ऐसा देखा है, अभी तक रेप्टिलिया में ऐसा कुछ नहीं था एक्सेप्ट क्रोकोडाइल होते हैं, बाकी तो वहां ऐसा नहीं था, इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड था। पीछे चले जाओ 3 चैम्बर्ड था, उससे पीछे फिशेस पे चले जाओ 2 चैम्बर्ड था। सो यहां पहली बार देख रहे हैं कि 4 चैम्बर्ड हार्ट है। इसके अलावा यहां पर आरबीसीज इन एबंडेंस है, एबंडेंस सबसे ज्यादा अगर देखा जाए ना तो आरबीसी इसमें ही होते हैं, दे आर रिचेस्ट आरबीसीज आर प्रेजेंट इन बर्ड्स, क्योंकि उनको ऑक्सीजन सप्लाई बड़ी चाहिए होती है। जब वो देखो सांस भी लेते हैं ना, देखो उनके मैकेनिज्म में क्या है कि जब वो उड़ते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा उनकी हार्ट बीट चलती है और उन्हें ऑक्सीजन बहुत जल्दी चाहिए होती है। तो उस वक्त उनकी जो बैक के मसल्स होते हैं ना, तो वही इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन करते हैं, तो इसका मैकेनिज्म ही बड़ा अलग है, तो वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। सो बेसिकली इसी वजह से क्या है कि उनके आरबीसीज एबंडेंस होते हैं। सो उसके अलावा देखिए यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि जिनमें भी 4 चैम्बर्ड हार्ट है वहां पर रीनल पोर्टल सिस्टम की कोई जरूरत नहीं होती, रीनल पोर्टल सिस्टम इज एब्सेंट। क्लियर? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम वो तो प्रेजेंट होगा, करेक्ट होगा। सो हेपेटिक एंड हाइपोफाइसियल, देखिए ये वेल डेवलप्ड होगा, वेल डेवलप्ड। इसके बाद हम ले लेते हैं, देखिए यहां पर आपको साइनस वेनोसस हमने कहा था ऑरिकल्स के पास होता है, कॉनस आर्टरियोसस, ये देखिए साइनस वेनोसस एंड कोनस आर्टरियोसस एब्सेंट, ये एब्सेंट, आर्टरियोसस आर एब्सेंट। आरबीसी कैसे है, अब यहां पर ब्लड तो रेडी होगा, आरबीसी कैसे हैं, दे आर ओवल, बाइकन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड। अभी तक आपको कहीं भी
मैमल्स वाले नहीं दिखे, वो यही है। तो सिंपल सी बात है, इनके यहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इस तरह से वेल डेवलप्ड है। अब चलिए आगे चलते हैं, हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पर चल पड़ते हैं। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ बर्ड्स कैसा है? देखिए, पहली चीज तो याद रखिए कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में यहां क्या है, वेल डेवलप्ड पेयर्ड किडनीज है। पेयर्ड किडनीज है जो एक्सक्रीशन करती हैं, और यहां पर जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, एक्सक्रीटरी वेस्ट है, वो क्या है? दैट इज यूरिक एसिड, मींस दे आर यूरिकोटैलिक्स है, दे एक्सक्रीट यूरिक एसिड। चलिए इसको भी हेडलाइन में ले लेते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूरिक एसिड इंपॉर्टेंट, रिमेंबर, एकेडमिक्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और नीट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब एक और चीज जो मैं आपको जितने भी बर्ड्स है ना, इनके पास क्या होता है, देयर इज लैक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, देयर इज लैक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एक्सेप्ट, देखिए अब बायोलॉजी इज अ साइंस ऑफ एक्सेप्शन, एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स। देखिए फ्लाइटलेस बर्ड्स जो है, जैसे आप कह सकते हो ऑस्ट्रिच है ना, ऑस्ट्रिच को ले सकते हो आप, रिया को ले सकते हो, रिया अमेरिकाना को ले सकते हो। इनमें क्या है, अगर आप देखें तो इनमें देयर इज यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट, अंडरस्टूड। अगर बाकियों की बात की जाए, बाकी मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द बर्ड्स, जो फ्लाइटेड बर्ड्स है, जो उड़ते हैं, उनमें यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से मैं बोल रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट फॉर नीट, ये इंपॉर्टेंट है। फ्लाइटलेस बर्ड्स में यूरिनरी ब्लैडर होता है। आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे कह सकते हैं ऑस्ट्रिच में यूरिनरी ब्लैडर होता है या नहीं होता है, पूछा जा सकता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और आपने देखा होगा, आपने कई बार देखा होगा कि बर्ड्स जो है जब एक्सक्रीटा करते हैं तो डेट इज मल्टी कलर्ड होता है। मल्टी कलर्ड मैं ऐसा कहूं कि इस तरह से, ये एक मान लेते हैं कि इस तरह से कोई ग्रीनिश और ब्राउनिश कलर का सेंट्रल एरिया होता है, इस तरह से सेंट्रल एरिया होता है विच इज डार्क कलर्ड, ग्रीनिश और ब्राउनिश एरिया होता है, और बाहर वाला हिस्सा जो होता है, द आउटर पार्ट इज व्हाइटिश एरिया। तो ये जो व्हाइटिश एरिया होता है, दिस इज द यूरिक एसिड। और रीजन भी ये है क्योंकि बर्ड्स को अपना पानी कंजर्व रखना होता है, दे हैव टू कंजर्व वाटर, है ना, ऑस्मो रेगुलेशन करनी है, वाटर को कंजर्व करना है, काउंटर करंट मैकेनिज्म जिसे हम बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ वाटर करते हैं। और ये जो सेंट्रल पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट इज बेसिकली द अनडाइजेस्टेड वेस्ट विच इज नोन एज एक्सक्रीटा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बर्ड्स में याद रखनी है। अब इसके बाद एक्सक्रीटरी भी हो गया, सर्कुलेटरी भी हो गया, तो अब हम चलते हैं सेंसरी सिस्टम की तरफ चल पड़ते हैं। तो अगर हम सेंसरी सिस्टम की बात करें ना, तो देखो सेंसरी सिस्टम तो इनका वेल डेवलप्ड है, सेंसेस अच्छे खासे डेवलप है। अगर आप इनकी हम बात कर लेते हैं, इनके अगर ऑप्टिक लोब्स की बात की जाए, चलिए हम हेडिंग डाल लेते हैं सेंसरी सिस्टम। तो सेंसरी सिस्टम में देखिए कि सबसे पहले अगर आप इनके आईज की बात करें, तो ऑप्टिक लोब्स वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड। और दूसरी चीज, इनकी जो आईज है, आईज के ऊपर क्या होती है, एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है विच इज नोन एज निक्टिनेटिंग मेम्ब्रेन। तो ये भी प्रेजेंट है इनके ऊपर, जो इनको डार्क में देखने में मदद करती है, अंडरस्टूड। डार्क में देखने में निक्टिनेटिंग मेम्ब्रेन
हेल्प करती है। उसके अलावा देन अगर देखा जाए तो देयर इज ऑल्फैक्टरी लोब्स। अगर देखा जाए तो ऑल्फैक्टरी लोब्स जो है, सेंस ऑफ स्मेल जो है, ऑल्फैक्टरी लोब्स स्मॉल होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि इनकी जो सेंस ऑफ स्मेल है दैट इज पुअर, सेंस ऑफ स्मेल इज पुअर। लेकिन एक्सेप्ट एक को छोड़कर, मैं लेट अस बाय हियर, मुझे याद आ गया, एक्सेप्ट कीवी। कीवी जो है ना, अगर देखा जाए तो कीवी अपना जो फूड है, कीवी बेसिकली आइडेंटिफाइज और डिटेक्ट द फूड बाय सेंस ऑफ स्मेल। उसमें एक जो ऑल्फैक्टरी लोब्स है, सेंस ऑफ स्मेल जो है अच्छी है, लेकिन बाकियों में देखा जाए तो सेंस ऑफ स्मेल जो है वो बहुत पुअर है। तो ये भी एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका नीट का बन सकता है कि सेंस ऑफ स्मेल इज गुड इन विच बर्ड, विच फ्लाइटलेस बर्ड, इट इज कीवी। अंडरस्टूड। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए दूसरी चीज आ गई, द एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है। एक्सटर्नल ईयर तो एब्सेंट है, लेकिन अगर देखा जाए एक्सटर्नल ईयर की बात करेंगे और हम ऐसा कहें, और पिन्ना इज एब्सेंट, ये एब्सेंट होता है। बट देयर इज सर्कुलर एरियाज बिहाइंड द आईज, सो जो इनको सुनने में मदद करते हैं। सो देन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेट अस टेक नर्वस सिस्टम नाउ। अगर नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो नर्वस सिस्टम में यहां पर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, 12 पेयर्स यहां आ गई ऑफ क्रेनियल नर्व्स। यहां ह्यूमंस की तरह ही 12 पेयर्स है। दूसरी चीज यहां क्या है कि अगर सेरिब्रम की बात करें, सेरिबेलम की बात करें, दे आर वेल डेवलप्ड, यानी इनका ब्रेन जो है वो अच्छा खासा डेवलप होता है, और सेरिबेलम जो है वो भी अच्छा खासा डेवलप होता है, क्योंकि इनको कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स चाहिए, तो सेरिबेलम कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स पे हेल्प करता है। तो ये भी अगर नर्वस सिस्टम देखा जाए तो वेल डेवलप्ड है। अब हम बात करते हैं एक और पॉइंट की, जो आ जाता है हमारा, जहां पर हम ले लेते हैं कि इनके बेसिकली अगर सेक्सेस की बात करें, रिप्रोडक्शन पर आ जाते हैं। देखो रिप्रोडक्शन में अब जल्दी से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेक्सेस तो इनके सेपरेट है, सेक्सेस सेपरेट, और अगर इनमें देखा जाए तो मेल्स लैक कॉपुलेटरी ऑर्गन्स, मेल्स लैक कॉपुलेटरी ऑर्गन्स। मेल के पास किसी तरह का पीनिस वगैरह कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर फीमेल्स के पास भी देखा जाए तो देयर इज नो क्लाइटोरिस एक्सेट्रा, नथिंग। लेकिन फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होती है ये देखने वाली बात है। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होती है? फर्टिलाइजेशन बाय क्लोकल एपोजिशन, यानी दोनों जो सेक्सेस है वो अपने क्लोका को बिल्कुल क्लोज लाते हैं, विच हम कह सकते हैं बिल्कुल क्लोज ले आते हैं, टच देयर क्लोका। और जो मेल है वो अपने स्पर्म्स जो है वो उसी क्लोका से निकालकर उसी क्लोका से इजेक्ट करता है और फीमेल क्लोका में एंटर कर देता है। सो हम इसे कहते हैं that fertilization by cloaca is known as cloacal apposition। मेल ऑर्गन्स तो है नहीं। अब इसके बाद जब फर्टिलाइजेशन है तो फर्टिलाइजेशन नेचुरली इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। क्लियर हो गया हमें यहां से, फर्टिलाइजेशन क्या है? इंटरनल है। देन
देखिए एगलिंग है ना। उसके अलावा अगर यहां देखा जाए तो द एग्स पोजेस हार्ड शेल, यानी दे हैव क्लिडोइक एग्स। क्लिडोइक एग्स है, मैक्रोलेसिथल है, यानी इनके पास एबंडेंट यॉक होता है। मैक्रोलेसिथल का मतलब क्या है? दे हैव एबंडेंट यॉक। इसके अलावा देयर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट। देखो ये सारे पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हमें कोई यहां हिस्ट्री नहीं पढ़नी है या इसका मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है। सो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट, चाहे वो यॉक सैक है, लेंटॉइस है, कोरियन है, एमनियन है, ये सारी की सारी प्रेजेंट होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको याद रखना है। इसके बाद हम चलते हैं कि यहां पर एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट हमें बर्ड्स में देखने को मिलती है, वो है देयर टेम्परेचर। चलिए अब कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हम एंड में अब खत्म करने के कगार पर हैं, वो है टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं ना, तो यहां याद रखिएगा कि बर्ड्स में जो है, बर्ड्स आर होम्योथर्मिक। दे आर होम्योथर्मिक। होम्योथर्मिक का मतलब क्या है? दे मेंटेन देयर इंटरनल टेम्परेचर, मेंटेन देयर इंटरनल टेम्परेचर डिस्पाइट द एक्सटर्नल कंडीशंस। डिस्पाइट द एक्सटर्नल कंडीशंस। अब बाहर कुछ भी हो जाए, बाहर जैसा टेम्परेचर है, तो इनका टेम्परेचर कभी भी चेंज नहीं होता। अंदर का टेम्परेचर ये बिल्कुल मेंटेन रखते हैं। और याद रखिए कि इनका टेम्परेचर जो है, दे हैव द हाईएस्ट इंटरनल टेम्परेचर। इनका जो टेम्परेचर है ना, वर्टिब्रेट्स में सबसे हाईएस्ट है, हाईएस्ट इंटरनल टेम्परेचर है, हाईएस्ट इंटरनल टेम्परेचर। और वो हाईएस्ट इंटरनल टेम्परेचर कितना? वो है 40.5 डिग्री सी से लेकर 46 डिग्री सी। तो देखो इनका अगर ह्यूमंस की बात करें तो 37 डिग्री सी है। तो अगर यहां अगर देखा जाए तो बर्ड्स में हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर होता है, इंटरनल टेम्परेचर। और अगर हम फ़ारेनहाइट्स की बात करें, सो इट इज अबाउट 105 डिग्री फ़ारेनहाइट्स टू 115 डिग्री फ़ारेनहाइट्स। अब आगे बात करते हैं इसकी नेक्स्ट पॉइंट की, डेट इज पेरेंटल केयर। लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो मैं चाहूंगा कि आप याद रखें। पेरेंटल केयर, देखिए पेरेंटल केयर तो बर्ड्स में मैंने शुरू में ही कह दिया था जब पिजन्स मिल्क की बात आई थी। तो वेरी गुड पेरेंटल केयर, वेरी गुड पेरेंटल केयर इज देयर। तो याद रखिए कि ये ऐसे हैं कि ये पेरेंटल केयर बहुत ही, मतलब जैसे ह्यूमंस अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, बिल्कुल वैसा ही यहाँ बर्ड्स में भी देखा गया है। जब तक उड़ नहीं पाते तब तक उनकी मदद की जाती है, जब तक खाने लायक नहीं हो जाते तब तक नहीं, तब तक उनको किया जाता है। सो कई ऐसे होते हैं कि जैसे डक्स वगैरह है, तो अगर डक्स में देखा जाए तो वो इमीडिएटली जैसे ही वो हैच करती हैं और अंडे से निकलती हैं, वो इमीडिएटली नेस्ट को छोड़ देती है, इंडिपेंडेंट हो जाती है। तो वो क्या है, वो अलग टाइप की पेरेंटल केयर है। तो यहाँ पे पेरेंटल केयर मैंने पहले ही कह दिया कि दो तरह की, निडिकोलस एंड निडिफ्यूजस है। सो निडिकोलस में होते हैं जहाँ वो ज़्यादा समय तक अपने माँ बाप की देखभाल में रहते हैं, माँ बाप की छत्र छाया में रहते हैं। और एक होते हैं निडिफ्यूजस
जो नेस्ट में नहीं रहते वो इमीडिएटली नेस्ट छोड़ देते हैं, इमीडिएटली हैचिंग के बाद जैसे ही वो बाहर निकलते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे पास पेरेंटल केयर है, वेरी गुड पेरेंटल केयर इज सीन इन दिस। तो उसके बाद अब कुछ एक्सेप्शंस की बात करते हैं, जो मैं खास तौर पे अगर हम बात करें कि रिप्रोडक्शन में हमने कहा कि हमने कहा था कि वहां पर किसी भी तरह के कोई भी कॉपुलेटरी ऑर्गन्स मेल्स में नहीं होते। लेकिन याद रखिएगा, इन फ्लाइटलेस बर्ड्स कॉपुलेटरी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। तो ध्यान रखिएगा, कॉपुलेटरी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। फीमेल्स में क्लाइटोरिस और मेल्स में पेनिस होता है, ठीक है। उसके बाद चाहे वो ऑस्ट्रिच की बात ले लो तो उनमें होता है। दूसरी चीज, बर्ड्स में एक और चीज बता दें कि इन बर्ड्स ओनली लेफ्ट ओवरी एंड लेफ्ट ओविडक्ट is functional. आमतौर पे उनके पास राइट ओवरी और राइट ओविडक्ट अगर होगा तब भी फंक्शनल नहीं होगा और यहां एब्सेंट होता है। क्लियर? अगर होगा तब भी लेफ्ट ओवरी और लेफ्ट ओविडक्ट ही फंक्शनल होगा, और या ऐसा हो सकता है कि उनमें राइट ओवरी और राइट ओविडक्ट होगा ही नहीं, एब्सेंट होगा। तो ये दो पॉइंट्स जो हैं आपको एक्सेप्शंस में भी याद रखने हैं। बहुत सारी एक्सेप्शंस हमने यूरिनरी ब्लैडर की भी ली और बाकी सेंस ऑफ स्मेल की भी ली कि कीवी में। तो ये 4-5 एक्सेप्शंस जो हैं वो आपको याद रखनी है, जो नीट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम कि अब एग्जाम्पल्स क्या हैं। देखो, चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स यहां लिख लेते हैं। लाइक क्रो, which is known as Corvus splendens, ठीक है। There is parrot, है ना, जिसे हम कहते हैं सिटिक्यूला, इट इज सिटिक्यूला। अगर हम बात करें पिजन, few examples, pigeon है, it is columba, हम pigeon की बात करते हैं। then there is peacock, peacock है, pavo cristatus, है ना। then there is owl, जिसको हम कहते हैं टाइटो भी कहते हैं, और बुबो भी है ना। देन देयर इज ऑस्ट्रिच है, हम कुछ फ्लाइटलेस बर्ड ले लेते हैं ऑस्ट्रिच, जिसको हम स्ट्रुथियो कहते हैं। देन देयर इज आल्सो रिया अमेरिकाना, रिया है ना। तो बहुत सारे हैं, अगर आप देखें तो बहुत सारे बर्ड्स हैं जिनके हम वल्चर्स हैं, नियोनेफ्रॉन कहते हैं उसको। सो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो आपको याद रखनी है। एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, उनको याद रखना है ना। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें मैंने यहाँ आपको बताई हैं, जितने भी आपको पॉइंट्स बोले हैं, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, है ना, ये आपको याद रखने हैं। पेंगुइन का चीज़ें याद रखनी है कि देखिए, पेंगुइन एक ऐसा बर्ड है, ऐसा एक फ्लाइटलेस बर्ड है जिसे हम एप्टिनोडाइट्स भी कहते हैं। तो अगर उनमें देखा जाए तो उनके जो बॉडी फैट लेयर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको ऐसी हार्श कंडीशन में रहना पड़ता है। तो एक मैरीन बर्ड है, फ्लाइटलेस बर्ड है, तो ये भी याद रखना है। चलो लिख ही देते हैं, डेट इज, चलिए इसको ले लेते हैं, पेंगुइन, है ना, विच
which is known as actinidite. actinidite. तो ये भी क्या है, थिक बॉडी फैट होता है इसके पास, और मैरीइंग बर्ड है। ठीक है, तो आई होप आपको बर्ड्स के बारे में मैंने काफ़ी कुछ बताने की कोशिश की है, और बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे मैंने कहा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का मैकेनिज्म है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का मैकेनिज्म है, तो वहाँ हमने नहीं जाना है, हमने ज़्यादा से ज़्यादा इसके बेसिक फीचर्स को याद रखना है। हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, और आप याद रखिएगा कि जितनी भी एक्सेप्शंस है ख़ास तौर पे आप याद रखिएगा। आई होप आपको ये बर्ड अच्छी तरह से, क्लास एव्स अच्छी तरह से समझ आया होगा। कल हम लेंगे क्लास मैमेलिया और इस चैप्टर का एंड करेंगे, बहुत देर हो गई। सो थैंक यू वेरी मच।